नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर शब्द की जो संरचना होती है, अर्थात हिंदी में जो शब्द संरचनाओं का स्वरूप है और उसके आधार पर उन शब्दों के विभिन्न प्रकार के भेद हैं, उन सभी को यहाँ पर पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने शब्द जो वर्णमाला है उसके स्वर के स्वरूप, व्यंजन के स्वरूप, उनके विभिन्न प्रकार, उनकी संरचनाएं इत्यादि सब कुछ लगभग हम लोगों ने खत्म कर लिया था। उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। तो शब्द संरचना, शब्द का निर्माण, शब्दों का स्वरूप कैसा है, उसके विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, शब्द की जब हम बात करते हैं कि आखिर शब्द क्या होता है, तो शब्द का मतलब ये है कि जितने भी प्रकार के वर्ण हैं और अक्षर हैं, स्वर, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो, उनका जो सामूहिक स्वरूप निर्मित होता है, लेकिन उसका एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि निरर्थक हो, अर्थात एक तरह से अगर हम बात करें कि जो सार्थक संरचना निर्मित होती है, वो जो स्वरूप है वो शब्द कहलाता है। भाई, अगर हम मान लीजिए आम लिखें, ये आम है, तो आम अपना एक स्वरूप दिखाता है, एक अर्थ दिखाता है कि आम मतलब एक फल एक प्रकार का होता है। अगर हम आम आ है, बड़ा आ है, प्लस उसमें माँ लिखें, प्लस उसमें आ लिखें, तो ये सामूहिक जो संरचना बनी वो एक शब्द बना। तो इसने अपना अर्थ बताया, लेकिन सार्थकता है इस पर, क्योंकि ये अर्थ सहित स्वरूप है। लेकिन अगर यहीं पर हम कुछ और लिख दें, जैसे लिख दें, मान लीजिए आम ना लिखकर हम ये लिखें इसको कि आ, बड़ा आ लिख दें, फिर घा लिख दें, फिर ना लिख दें, फिर चा लिख दें, तो अब इसका हम आ, घ, ना, च, ये पता नहीं क्या है, इसका अर्थ क्या होता है हमें नहीं मालूम। तो निरर्थक नहीं होना चाहिए शब्द, अर्थात वर्णों का और या अथवा अक्षरों का ऐसा सामूहिक स्वरूप जिसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, जो अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, वही शब्द कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, अर्थात शब्द का अपना एक स्वरूप होता है निश्चित। अगर हम इसके भेदों पर जाते हैं कि शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मुख्य रूप से शब्द हमको 5 प्रकार की स्थितियों के आधार पर निर्मित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी में जब शब्दों की हम बात करते हैं तो हिंदी में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में शब्द हैं, और हिंदी लगातार नए नए शब्दों का निर्माण भी करती चली जा रही है। नए नए शब्दों का प्रवेश भी इसमें लगातार होता चला आ रहा है, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा बन गई है जो कई सारी भाषाओं और बोलियों का सामूहिक स्वरूप बन गई है। इसमें ये हम कहें कि लगभग 85 to 90% जो है, 85 से 90% जो शब्द हैं वो हिंदी के अपने शब्द ही हैं, मतलब कोई नए शब्द नहीं। लेकिन लगभग 10 से 15% शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अन्य भाषाओं से हैं, दूसरी भाषाओं से हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, जो इसमें कहीं ना कहीं समाहित होते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हिंदी का जो शब्दकोश है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा और दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती हुई भाषा बनती हुई चली जा रही। कारण है इसकी उदारता, यह बहुत तेजी से दूसरे शब्दों को समाहित करती है। जैसे अगर हम कहें कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, फैन, कार, हम चेयर कहें, हम डायरी कहें, तो अब ये शब्द क्या शब्द हैं? ये शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, या फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, या पुर्तगीज भाषा के शब्द हैं, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अरबी फारसी के, नालायक है, बेअदब है, ईमानदार है, बेकार है। तो ये सब क्या है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द हैं। लेकिन हिंदी में इस ढंग से मिल चुके हैं कि अब हम उन हिंदी का वास्तविक शब्द कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। तो ये भी स्थिति है। तो यही कारण है इसकी उदारता, और इसी वजह से हिंदी की जो शब्दकोश की स्थिति है वो लगातार विकसित होती चली जा रही है, और दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली भाषा ये बन गई है। तो आइए अब इसके स्वरूपों को पढ़ते हैं कि इसमें शब्द संरचना कैसी होती है। जैसे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार का मतलब है कि ऐसे शब्द जो कहीं ना कहीं कोई अर्थ प्रदर्शित करते हैं, या जिन शब्दों में अर्थ या निरर्थक की होने की स्थिति होती है। 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक सार्थक होते हैं, एक निरर्थक होते हैं।
सार्थक का मतलब ये होता है जो अपने अपने अर्थ को स्पष्ट प्रदर्शित करते हैं। अगर हम कोई शब्द बोल दें तो वो शब्द बोलते ही हमको उसकी संरचना, उसकी डिजाइन, उसकी आकृति, उसके छोटा बड़ा क्रम सब कुछ समझ में आने लगता है। अगर हम कहें घर, तो घर का मतलब हमको स्पष्ट रूप से अपना घर कहीं ना कहीं नजर आने लगता है, या सामने बना हुआ कोई मकान हमको दिखाई पड़ने लगता है। हमने बोला पेन, पेन में हमको पेन अपना दिखाई पड़ने लगता है, चाहे जैसा पेन हो हम यूज करते हैं वैसा पेन हमको दिखाई पड़ने लगता है। हमने कहा मोबाइल, तो हमको मोबाइल जो दिखाई पड़ने लगता है, जो हम यूज करते हैं वैसा दिखाई पड़ने लगता है। तो ये स्वरूप क्या है? ये कहीं ना कहीं सार्थक स्वरूप है, अर्थात जो अपन शब्द जो हैं वो अपना अर्थ स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर देते हैं। नगर है या जितनी भी किताब कहें, नगर है या जो भी है। निरर्थक का मतलब ये होता है कि जिन शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, अर्थात वो कोई विशेष अर्थ नहीं प्रदर्शित करते हैं, सीधी सी बात है। अब या फिर ऐसी स्थिति होती है किसी सार्थक शब्द के कारण ही उनकी स्थिति होती है, अन्यथा उनकी स्थिति ही नहीं होती। जैसे हम कहें चटाचट, अब चटाचट या पटापट, ये शब्द क्या है? ये इनका कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द क्या है? या हम ये कहें कि जैसे टन, अब ये सब क्या है? ये जानवरों की आवाजें हो सकती हैं। इस तरह की ये शब्दावली जो है इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। धम्म, फट, ये सब ऐसे ही शब्द हैं जो कहीं ना कहीं निरर्थक हैं। बस कब ये हमको दिखाई पड़ सकते हैं, कब हम इनका यूज कर सकते हैं? ये तब हमको जब किसी सार्थक के साथ हम इनका प्रयोग कर रहे होते हैं तो इनकी अपनी एक विशेषता हो सकती है, अन्यथा ये निरर्थक होते हैं, इनका कोई विशेष रूप नहीं होता। जैसे चिड़ियों की आवाजें भी हो सकती हैं, चिड़ियों की आवाजें भी जो होती हैं वो भी निरर्थक स्वरूप में होती है। बहुत सारे शब्दावली का प्रयोग हम ऐसे करते हैं कि बोलचाल की स्थिति में कुछ शब्द को हम अलंकृत करने की कोशिश करते हैं। जैसे खाना वाना, रोटी ओटी, ये सब क्या है? जाना वाना, यहाँ जाना वाना नहीं होगा, यहाँ रोटी ओटी नहीं बनेगी। तो ये सब जैसे स्वरूप हैं, तो ये क्या है? रोटी तो ठीक है, वो अपना अर्थ प्रदर्शित कर रही है, लेकिन वोटी का क्या मतलब होता है हमें मालूम ही नहीं। जाना वाना का क्या मतलब होता है हमें मालूम ही नहीं। खाना पीना तो तब भी ठीक है, लेकिन कई ऐसे शब्द हैं जिनको हम नहीं पहचान सकते, या तभी पहचान उनकी सिद्धता होती है जब कोई सार्थक शब्द उनमें जुड़ जाता है। तो निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थात उत्पन्न होने की स्थिति में ये तीन तरह के होते हैं। पहले होते हैं रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि। ये तीन तरह के होते हैं। रूढ़ि का मतलब होता है कि जो शब्द योग से नहीं बनते, अर्थात यहाँ पर किसी का योग नहीं किया गया, जो अपने आप में खुद ही स्पष्ट हो गया है, वो है। जैसे हमने लिखा आम, तो आम क्या है? वो क्या है? ये स्पष्ट रूप से अपना केवल अर्थ प्रदर्शित कर देता है बस, लेकिन ये किसी के योग से, शब्दों के, बहुत ज्यादा शब्दों के, अलग अलग शब्दों के योग से नहीं बना है। क्योंकि ये योग शब्द किसके हो सकते हैं? वर्णों की बात नहीं करें, वर्णों से तो बनेगा ही बनेगा, शब्दों के योग से नहीं बना होता। आम किसी भी शब्द के योग से नहीं बना, हाथ किसी भी शब्द के योग से नहीं बना, कान नहीं बना, घर नहीं बना, लेकिन ये सभी अपना अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे हम घर को अगर विच्छेद कर दें तो क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, आ हो जाएगा, रा हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सारे वर्ण अलग अलग हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है? अर्थात रूढ़ि शब्द हैं जो कहीं ना कहीं केवल अकेले ही अपना अर्थ स्पष्ट करते हैं और किसी भी शब्द से मिलकर नहीं बने होते हैं। यौगिक का मतलब होता है जो किसी न किसी के साथ मिलकर बना होता है, अर्थात अकेले नहीं होता है। जैसे हम ले लें विद्यार्थी, विद्यार्थी में दो अलग अलग शब्द हैं, एक है विद्या, धन, अर्थी। तो ये क्या है? ये दो अलग अलग शब्द हैं जो दो अलग अलग कहीं ना कहीं अर्थ भी स्पष्ट करते हैं। जैसे पंचवर्षीय हो सकता है, जैसे छात्रावास हो सकता है, छात्र धन आवास। तो ये क्या है? ये सब यौगिक हैं जो कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हैं और वह शब्द अलग अलग अर्थ भी स्पष्ट करते हैं। सभी अपने अपने अलग अलग शब्द स्पष्ट करते हैं। योग रूढ़ि का मतलब ये है कि यह अलग अलग रूढ़ शब्दों से तो बना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना एक नया अर्थ प्रदर्शित कर देता है, अर्थात जो उन दोनों से अलग होता है। जैसे हम कहें पंकज,
पंकज क्या है, यहाँ पंक है और यहाँ अज है। पंक अज ना कहकर इसे हम जा भी कह देते हैं कभी कभी, ये भी ध्यान रखिएगा। पंक का मतलब क्या होता है, पंक का मतलब होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है, अज का मतलब होता है उत्पन्न। तो ये होता है कीचड़, ये होता है उत्पन्न, अर्थात दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना। तो कीचड़ उत्पन्न थोड़ी ना कहेंगे, पंकज तो कहेंगे हम कमल को। भाई कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, बहुत सारे विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, ऐसे जोंक होती है, सिंघाड़ा भी वहीं उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब सभी को पंकज थोड़ी ना करे, लेकिन ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये केवल कमल को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात योग रूढ़ी वो होते हैं जो बनते तो हैं कहीं ना कहीं शब्दों से मिलकर अलग अलग, लेकिन कुछ नया अर्थ प्रदर्शित कर जाते हैं, ये स्थिति है। तीसरे हैं शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति का मतलब ये है कि प्रत्येक शब्द जो है वो कोई ना कोई अर्थ बोध कराने की शक्ति रखता है। अर्थ बोध कराने की मतलब ये है कि जो जिस चीज को हमने कहा वो चीज उससे प्रदर्शित हो रही, जैसे सार्थक शब्द में प्रदर्शित हो रही थी या इनमें अलग अलग, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे हम कहें वाचक या अविच्छा। वाचक का मतलब ये है, अविच्छा नहीं, सॉरी माफ कीजिए, अविधा। अविधा का या वाचक का मतलब ये है कि अगर हम उसको बोले, उच्चारण करें, तो सीधा सा मतलब है वो किसी एक विषय को संकेत करेगा, सांकेतिक स्वरूप हमको तुरंत स्पष्ट कर देगा। जैसे मैंने कहा घर, तो सीधा सा मतलब है वो कहीं ना कहीं घर को प्रदर्शित कर देगा, सीधी सी बात है। मैंने कहा पेन, तो पेन को बोलते ही वो पेन की तरह की संरचना हमको दिखाई पड़ जाएगी। अगर कहा सड़क, तो सड़क भी हमको कहीं ना कहीं दिखाई समझ में आने लगी। तो सीधा सा मतलब वाचक वो शब्द होते हैं जिनके शब्द और उनके अर्थ में बहुत सरलता होती है, बिल्कुल सार्थकता होती है, इस तरह से सार्थकता होती है। अर्थात किसी चीज को बोला गया तो उसका हमको चित्र विवरण बिल्कुल वही दिखाई पड़ता है जो वो होता है अपने आप में। दूसरा है लाक्षणिक। लाक्षणिक का मतलब होता है कि वह प्रयोजन नहीं होता, सीधा शाब्दिक अर्थ नहीं प्रयोजित करता, लेकिन लक्षण जरूर हमको दिखाता है। प्रयोजन के साथ कहीं ना कहीं उसका स्वरूप या दूसरा कोई लक्षण हमको दिखाता है। अर्थात वो वास्तविक नहीं होता है जो वाचक में होता है, सार्थकता नहीं होती, लेकिन संकेत कहीं और कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा लाक्षणिक स्वरूप कहें कि अगर किसी को हमने कहा गधा, मान लीजिए कि तुम गधे हो, ऐसा किसी से कहा गया, तो किसी व्यक्ति से कहा गया तो व्यक्ति गधा तो होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने उसको मूर्खता के आधार पर गधा कहा है। तो गधा तो है नहीं व्यक्ति, तो गधा का संकेत यहाँ पर नहीं मिलेगा हमको, वो सांकेतिक स्वरूप गधे का नहीं, मूर्खता का प्राप्त होगा। तो लाक्षणिक वो शब्द होते हैं, वो स्वरूप होते हैं जो कहीं अन्य का संकेत कर रहे होते हैं, कोई अन्य लक्षण का संकेत कर रहे होते हैं, अन्य गुण का संकेत कर रहे होते हैं, वो लाक्षणिक होते हैं। अर्थात जो कहा गया वो नहीं प्रदर्शित कर रहे होते, किसी और का स्वरूप कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहे होते हैं। तो ये जो स्वरूप है व्यंजक या व्यंजना के स्वरूप वो होते हैं कि जो संकेत कहीं थर्ड पार्टी को कर रहे होते हैं, कोई अन्य विषय होते हैं। अर्थात दो चीजें हैं, उन दोनों में से किसी भी चीज की स्पष्टता नहीं प्रदर्शित करते, वो किसी अन्य की स्पष्टता प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए पानी बरस रहा है, तो या ये कहें कि किसी ने कहा कि आज मौसम बहुत सुहाना है, तो ये भी हो सकता है कि उसकी इच्छा है कि वो बाहर घूमने जाना चाहता है। मौसम अच्छा है, सुहावना है, तो इसका मतलब वो संकेत क्या कर रहा है कि वो बाहर घूमने जाना चाहता है। अर्थात वो वहीं पर वो संकेत नहीं दे, मौसम कैसा उससे मतलब नहीं, संकेत क्या दे रहा कि वो बाहर घूमने जाना चाहता है। तो जैसे चोर ने अपने किसी मित्र से कहा कि आज रात अच्छी बीतेगी, तो अच्छी बीतेगी का मतलब ये है कि वो आज ज्यादा चोरी करेंगे, ऐसी भी स्थिति है। तो ऐसे जो स्वरूप होते हैं वो व्यंजना कहलाते हैं, व्यंजन के रूप में हमको प्रदर्शित होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो वास्तव में इनके वास्तविक अर्थ नहीं प्रदर्शित करते, जो स्वरूप नहीं किसी थर्ड तीसरे अर्थ को प्रदर्शित कर रहे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रूपांतरण की बात करें, रूपांतरण का मतलब होता है विकारी और अविकारी, अर्थात जो अपना स्वरूप जो है वो पूरी तरह से बदल देते हैं या नहीं बदलते हैं। अगर जैसे किसी में
विकारी शब्द वो होते हैं जो जिनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। किस आधार पर? वचन के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, स्थान विशेष के आधार पर हो सकता है, विभक्तियों के आधार पर हो सकता है, क्रिया के आधार पर हो सकता है, कारक के आधार पर हो सकता है, वही विभक्ति के आधार पर, संज्ञा सर्वनाम के आधार पर हो सकता है। तो ये कई ऐसे स्वरूप हैं जिसकी वजह से विकारी अपना स्वरूप बदल देते हैं। जैसे हमने कहा कि तुम क्या है? एक वचन में एक व्यक्ति के लिए कहा गया, तुम दोनों दो लोगों के लिए कहा गया, तुम सभी तो बहुत सारे लोगों के लिए कहा गया। तो ये क्या है? ये अपना स्वरूप विभक्तियों के आधार पर बदलते चले गए। तो ये भी है। तो ये जो स्वरूप होते हैं अर्थात ये बदल जाते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखिएगा। विकारी में आपको संज्ञा का स्वरूप दिखाई पड़ेगा, सर्वनाम का स्वरूप दिखाई पड़ेगा, विशेषण में बदलाव दिखाई पड़ेगा और क्रियापदों पर कहीं ना कहीं बदलाव दिखाई पड़ेगा। तो विकारी इन चार के आधार पर प्रमुख रूप से बदलाव करते हैं। अविकारी वो शब्द होते हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन लिंग, वचन, कर्म, क्रिया किसी भी आधार पर बिल्कुल भी नहीं होती, वो अविकारी कहते हैं। अविकारी कौन से हो सकते हैं? अविकारी जैसे आपका क्रिया विशेषण के आधार पर हो सकते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोध के आधार पर हो सकते हैं, समुच्चय बोध के आधार पर हो सकते हैं और विस्मयवादी बोध के आधार पर हो सकते हैं। विस्मय के आधार पर, बोधन के आधार पर जैसे हो सकता है आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये शब्द क्या है? कहीं पर भी लिखे जाए हमेशा ऐसे लिखे जाएंगे, अर्थात इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये जो स्वरूप होते हैं वो अविकारी होते हैं, अर्थात उनमें लिंग, वचन, स्वरूप, कर्म, क्रिया, कारक इत्यादि का कोई विशेष भी परिवर्तन नहीं पड़ता है। जैसा पहले थे वैसा ही बाद में बने रहते हैं, किसी भी तरह का कोई विशेष परिवर्तन हमको इनमें नहीं दिखाई पड़ता। इसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति अर्थात वह कैसे बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कई भागों में विभाजित करते हैं। कई भागों का मतलब ये है कि जैसे हमने तत्सम कहा कि तत्सम के स्वरूप के आधार पर, तद्भव के स्वरूप के आधार पर, देशज, विदेशज या वर्ण संकर के आधार पर। तत्सम का मतलब होता है जो प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्द हैं वो सारे के सारे तत्सम कहलाते हैं, अर्थात जिनका जो स्वरूप है, जिन्हें हमने हिंदी में वैसा ही स्वीकार किया है। ज्यादातर तो ऐसे ही शब्द हैं जिनको हमने हिंदी में वैसा ही स्वीकार किया है। जैसे हम तत्सम की बात करें, हम लिखें हस्त, हम लिखें अग्नि, घट, घृत, तो ये सब क्या है? ये तत्सम है। तद्भव का मतलब है जो अपना समय, परिस्थितियों के आधार पर, उच्चारण दशाओं के आधार पर या क्रिया भेद के आधार पर, कारकों के आधार पर अपना स्वरूप बदल चुके हैं, उन्हें हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन है क्या? उनका मूल कहाँ पर है? तत्सम में ही है, संस्कृत में ही है, इसीलिए तत्सम तद्भव पढ़ते हैं हम लोग। तो उनका मूल जरूर संस्कृत में ही है, तत्सम में है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना रूप बदल चुके। जैसे अब हस्त को हम लोग हाथ बोलते हैं, बहुत साधारण स्वरूप में बोलते हैं। अग्नि को आग बोलते हैं, घट को हम घड़ा बोलते हैं, घृत को हम घी बोलते हैं। तो ये जो स्वरूप बन गया ये क्या है? ये तद्भव है। उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं? कहीं ना कहीं संस्कृत के तत्सम से ही उत्पन्न हो रहे होते हैं। देशज शब्दों की बात करें, देशज का मतलब होता है वो किसी एक स्थान पर, स्थानीय भाषा के आधार पर जो उत्पन्न होने वाले शब्द हैं, अर्थात जहां पर बोले जाते हैं वहीं पर उत्पन्न होने की स्थिति होती है और उसको हिंदी में स्वीकार भी किया गया है। जैसे हम ले लें किसी देशज शब्द की बात करें, जैसे डिब्बा, डिब्बा, लोटा, पिपिया, जैसे ये डिब्बा है। डिब्बा शब्द जो खासतौर से पिपिया शब्द और डिब्बा शब्द, ये आपको कानपुर और कन्नौजी भाषा में मिलेगा। ये यहाँ का अपना देशज शब्द है जो हिंदी में स्वीकार किया गया, ऐसा स्वीकार किया गया कि आज सभी जगह इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। तो ये अपना देशज स्वरूप है। कानपुरिया भाषा तो बहुत फेमस ही है इस मामले में, खासतौर से, जिसके अपने बहुत बेहतरीन शब्द हैं
जो आज हम लगभग कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहे हैं। खैर उन पर नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ये शब्द है ध्यान रखिएगा। तेंदुआ हो सकता है, ठेस हो सकता है, डिब्बा हो सकता है, खिड़की हो सकता है। आपने कंटाप, ये कनपुरिया भाषा का शब्द है, कंटाप मारना, कंटाप मतलब थप्पड़, तो ये बहुत प्रयोग किया जाता है ना। तो ऐसे शब्दों को जो है वो देशज कहा जा सकता है। विदेशज का मतलब ये है कि जो किसी विदेशी भाषा से उत्पन्न हुए शब्द हैं और उनको हमने प्रयोग किया है हिंदी में। सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदी भाषा में जो सबसे ज्यादा शब्द मिलेंगे वो फारसी भाषा के मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में सबसे ज्यादा फारसी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, और वही उर्दू के रूपांतरण में चले गए हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी के हैं, फ्रेंच के हैं, मराठी के भी हैं, बंगाली के भी हैं, तमिल के भी हैं, अर्थात भारतीय भाषाओं के भी शब्द हैं और विदेशी भाषाओं के भी शब्द हैं किसी अन्य भाषा के रूप में अगर बात करें। जैसे हम शब्दों की स्थिति में लें, जैसे बंगाली की बात करें, बंगाली भाषा के शब्द को हम ले लें जैसे उपन्यास। उपन्यास जो है ये बंगाली भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, ये बंगाली भाषा का शब्द है उपन्यास, जिसको हम लोग हिंदी में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे अरबी भाषा की बात करें, अरबी की, अरबी में आपको अदालत मिलेगा, आपको इम्तिहान मिलेगा, आपको ऐतराज मिलेगा, तारीख ये हम लोग बहुत सुनते हैं, मुकदमा ये भी अरबी भाषा का शब्द है, सिफारिश ये भी अरबी भाषा का शब्द है, अमीर, इलाज ये सब क्या है, ये अरबी भाषा के ही शब्द हैं। इस्तीफा ये भी अरबी भाषा का शब्द है, एहसान, फायदा, एहसान ये सब क्या है, ये अरबी भाषा के प्रमुख शब्द हैं। कब्र ये अरबी भाषा के, जो कहीं ना कहीं हिंदी में स्वीकार किए गए। दूसरे फारसी भाषा की बात करें, फारसी के शब्द, फारसी के जैसे आदमी, उम्मीदवार, कमर, खर्च, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, दाग, दुकान, बाग, मोजा, आवारा, सूद। फारसी में ही और हैं जैसे चरखा, मुफ्त, मेहमान, नापाक, बंदा, तो किसमिस ये सब क्या है, अरबी के हैं, और सॉरी फारसी के हैं। और फारसी हिंदी में शामिल होने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। इसके अलावा जैसे तुर्की भाषा की बात करें, तुर्की के भी बहुत सारे शब्द हम लोगों ने लिए हैं जो हिंदी में शामिल हैं। तुर्की, तुर्की के शब्द हैं जैसे कुर्ता, जैसे चकमक, तमगा, तोप, लाश, तलाश, बेगम, शुराग, बहादुर, कुर्की, कालीन, जुर्राब, नाशपाती, कुली, ये सब क्या है, ये सब आपके तुर्की भाषा के शब्दावली हैं। बिल्कुल ऐसी ही शब्दावली हमने पुर्तगाली भाषा की भी ली है, पुर्तगाली के भी लिख लीजिएगा, इस पर भी बहुत प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। ये है पुर्तगाली। कमरा, नीलाम, पादरी, भारतौल, पेरू, आल्पिन, आल्पिन पर बहुत बार प्रश्न आया है,
अनानास, अलमारी, अलमारी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। अलमारी और आलपिन ये दो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। आया, तंबाकू, इसी तरह कमीज, कमीज भी बहुत बार पूछा गया शब्द है जो फारसी का, सॉरी पुर्तगीज का है। फालतू, तिजोरी, तिजोरी, गमला, गमला भी बहुत पूछा गया, इंपॉर्टेंट शब्द है। कप्तान, कप्तान भी बहुत पूछा गया है। साबुन, इस्पात, दरोगा, ये सब क्या है, ये पुर्तगाली के शब्द हैं। इसी तरह हम लोगों ने अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के तो बहुत सारे हैं। अपील है, इंच है, कलेक्टर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, रेलगाड़ी, वो है, रेलवे है, टिकट है, टीन है, इनको तो बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर है, डिग्री है, फंड है, फीस है, फुट है, मील है, रेल है, गिलास है। गिलास ध्यान रखिएगा, गिलास बहुत बार पूछा गया, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लॉलटेन है और स्कूल है, टेबल है। तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो पूछे जाते रहते हैं। ध्यान रखिएगा। एक और बच रहा है इसमें, एक और बचने का मतलब है वर्ण संकर जिन्हें कहा जाता है। वर्ण संकर नाम से स्पष्ट है। वर्ण संकर का मतलब ये है कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्दावली बनी, जो इसमें कहीं ना कहीं शामिल कर ली गई। जैसे हम हिंदी प्लस संस्कृत देखें, या संस्कृत प्लस हिंदी, अरबी प्लस हिंदी, फारसी प्लस हिंदी, अंग्रेजी प्लस हिंदी, पुर्तगाली प्लस हिंदी, फ्रेंच प्लस हिंदी। तो ये सब क्या है, ये इस तरह की शब्दावली जो बनती है वो कहीं ना कहीं आपके वर्ण संकर में आते हैं। ये जो अगला श्लोक है वर्ण संकर। जैसे हिंदी में जांच, जांच शब्द हिंदी का है प्लस कर्ता, तो क्या हो जाएगा, जांच करता। तो ये कर्ता जो है वो संस्कृत शब्द है। अरबी और हिंदी की बात करें तो अरबी में शब्द है आदम और कद, आदम कद, ये हिंदी का शब्द है। फारसी की बात करें तो आवारा शब्द जो है वो फारसी का है और पन जो है वो हिंदी का है, तो आवारापन बन गया। अंग्रेजी की बात करें, रेल और गाड़ी हिंदी की है, तो रेलगाड़ी हो गया। पुर्तगाली, संस्कृत, इसी तरह से और भी शब्दावलियां हैं। तो ये सब क्या है, ये वर्ण संकर शब्द हैं, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। तो शब्द संरचना इस प्रकार से है पूरी की पूरी हमारी, तो इनको शब्दावली को ध्यान रखिएगा। खासतौर से जो विदेशी शब्द हैं, मैंने काफी सारे आपको लिखा डाले, उन सभी शब्दों को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई शब्द अक्सर पूछ लिया जाता है। खासतौर से पुर्तगाली बहुत पूछा जाने वाला है। अंग्रेजी तो इतना नहीं पूछा जाता, पुर्तगाली और फारसी ये बहुत पूछे जाने वाले हैं। ठीक है मित्रों, और तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई विषय नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और मिलते हैं अगली क्लास में। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरी क्लास, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आने वाला आपके।